नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। अब रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की तरफ। नोएडा के सेक्टर 33 शिवालिक पार्क में 38वां फ्लावर शो शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन सांसद महेश शर्मा ने किया है। ये 4 दिवसीय आयोजन 19 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। फ्लावर शो में इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र 40 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा केदारनाथ मंदिर बना है। मंदिर को 15 से 20 कुंटल फूलों से सजाया गया है। शिवलिंग, 20 फीट ऊंचा त्रिशूल और करेले से बना हाथी भी दर्शकों का ध्यान खींच रहा है। इस बार शो में 120 प्राजित के खुशबूदार फूल लगाए गए हैं। आने वाले लोग मंदिर और अन्य आकर्षणों के साथ फोटो और सेल्फी ले रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस तैनात है और पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। आज आयोजकों का अनुमान है कि इस बार 4 दिवसीय फ्लावर शो में लगभग 5 लाख लोग भाग लेंगे और आगे की जानकारी हमारे संवाददाता अरबाज खान आपको देंगे। देखिए, नोएडा में 38वां फ्लावर शो लग गया है। आपको बता दूं, मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 33 में स्थित हूं, जहां पर शिवालिक पार्क में किस तरीके का पुष्प प्रदर्शनी जो हर साल लगाई जाती है। मैं आपको बता दूं, सबसे जो आकर्षित इस वक्त बना हुआ है वो यहाँ पर केदारनाथ मंदिर बना हुआ है। 15 से 20 कुंटल इसमें फूल लगाए गए हैं लगातार। इसमें बता दूं कि ये 4 दिन चलेगा और कहीं ना कहीं जो आसपास के सेक्टर के लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। हर साल आप देखेंगे चारों तरफ किस तरीके से यहाँ एक तरीके से लोगों का मेला लग चुका है। लोग अपनी फैमिली के साथ आकर, छोटे छोटे बच्चों के साथ आकर, बुजुर्ग महिलाओं के साथ आकर, माता पिता के साथ आकर यहाँ पर प्रदर्शनी का मजा ले रहे हैं, खुशबू का आनंद उठा रहे हैं। क्योंकि इस तरह के फूल लोगों को साल में एक बार देखने को मिलते हैं और ये यहाँ से नहीं, बाहर विदेशों से भी कई जगहों से फूलों को मंगाया गया है। आपकी बात की जाए तो ये 38वां नोएडा प्राधिकरण ने इस बार 38वां प्रदर्शनी शिवालिक पार्क में लगाया हुआ है। और कहीं ना कहीं बता दूं कि सीसीटीवी कैमरे से छानबीन निगरानी रखी जा रही है। पुलिस के काफी पुख्ता यहाँ पर लगाई गई है। और आपको बता दें 4 दिन चलेगा। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रही है। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, तो कहीं ना कहीं उन्हें इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत फूल देखकर काफी आनंद उठा रहे हैं। नोएडा से अरबाज खान, दिल्ली भारत। प्रकृति की मानवता को एक अप्रतिम देन है। हमारे जीवन के रंग देता है, हमारे जीवन में खुशियां भरता है, हमारे जीवन में सुगंध भरता है। और इस थीम के मैं देख रहा हूं तो पिछले बार से भी और बहुत ही खूबसूरत ये पुष्प प्रदर्शनी है। अद्वितीय है, बेजोड़ है। और जिस तरह की यहाँ के अधिकारियों ने, हमारे सीओ कर्णेश जी, हमारी सीओ वंदना जी, पॉल साहब और श्री आनंद मोहन जी और उनकी पूरी टीम ने जिस खूबसूरती से, जिस तन्मयता से प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर ये प्रदर्शनी की है, मुझे खुशी है कि मेरी कर्म भूमि की माटी, मेरी राजनीतिक भूमि की माटी में इस तरह का सुंदर आयोजन हर साल होता है और हर बार पिछले बार से बेहतर होता है। इस बार भगवान आदिदेव, शिव भगवान केदार मंदिर के थीम को लेकर बनाया गया है। अन्य भी प्राकृतिक गन्ने का उपयोग, कई तरह के पुष्पों का उपयोग और हर एक के पीछे कोई ना कोई थीम है। मैं समझता हूँ इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। आम जन पुष्पों को हम किस तरह से संजो कर, संवार कर, श्रृंगार कर प्रकृति का अद्भुत परिचय दें हम अपने समाज को, मानवता को, फूलों के संरक्षण के लिए, फूलों के संवर्धन के लिए, विकास के लिए। और आर्थिक दृष्टि से भी पुष्प भारत की इकोनॉमी का भी एक बड़ा हिस्सा बनते हैं। चाहे वो हम उन्हें दवाइयों में इस्तेमाल करें, चाहे हम उन्हें सुगंध के लिए इस्तेमाल करें, खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करें, और जन्म से लेकर मृत्यु तक पुष्प हमारे साथी हैं। वहीं दिल्ली की स्कूली शिक्षा व्यवस्था एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरोजिनी नगर में सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन करते हुए 75 स्कूलों में सीएम श्री प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने की। सीएम श्री स्कूल विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस संस्थानों में केवल पारंपरिक शिक्षा ही नहीं बल्कि कौशल विकास, तकनीकी दक्षता और मानवीय मूल्यों पर भी जोर दिया जाएगा। आधुनिक तकनीकी और समग्र शिक्षा मॉडल को अपनाते हुए छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा। इस परियोजना के तहत 8 प्रमुख घटक लागू किए गए हैं, जिनमें एआई आधारित स्मार्ट क्लासरूम, करियर काउंसलिंग लैब, आईसीटी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, मल्टी
सिलेक्ट्रॉल, स्क्रीन लैब, लैंग्वेज लैब, समावेशी शिक्षा हेतु संस्थान कक्ष और सीएम श्री डिजिटल पोर्टल शामिल है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप दिल्ली की शिक्षा को स्मार्ट, आधुनिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे छात्र तकनीकी रूप से सशक्त होने के साथ साथ सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी मजबूत बनाएंगे। वहीं दिल्ली में डीडीए फ्लैट ने खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए नई और चालू हाउसिंग योजनाओं में पार्किंग शुल्क समाप्त करने का फैसला लिया है। अब किसी भी फ्लैट के साथ कार या स्कूटर पार्किंग के लिए अलग से अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी। इस निर्णय से 5000 से अधिक खरीदारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। डीडीए हाउसिंग कमिश्नर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के बाद ये व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। पहले पार्किंग निर्माण का खर्च फ्लैट की कीमत से अलग जोड़ा जा रहा था, जिससे कुल लागत बढ़ जाती थी। अब पार्किंग निर्माण पर होने वाला पूरा हाउसिंग खर्च पॉकेट की कुल लागत में शामिल किया जाएगा और उस आधार पर पीएआर तय होगी। 1 दिसंबर 2025 के सर्कुलर के अनुसार पहले पार्किंग शुल्क की गणना प्लिथ एरिया और पीएआर के 60% के आधार पर की जाती थी। साथ ही डेप्रिसिएशन भी जोड़ा जाता था। ये प्रक्रिया जटिल और महंगी थी। डीडीए ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन खरीदारों से पहले पार्किंग शुल्क लिया जा चुका है, उनकी राशि उन्हें वापस दी जाएगी और भविष्य के किस्तों में समायोजित की जाएगी। वहीं फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के डॉक्टरों ने गंभीर बोन इन्फेक्शन और सटीक शॉक से जूझ रहे 19 वर्षीय बच्चे का सफल इलाज कर उसे नया जीवन दिया है। बच्चे को तेज बुखार के चलते दिक्कत और दबाव, दाएं पैर में और कुल्हे में सूजन तथा असहनीय दर्द से परेशान था। कई अस्पतालों में उपचार के बावजूद उसकी हालत गंभीर थी। फोर्टिस में भर्ती होने के बाद विस्तृत जांच में दाएं कुल्हे में हड्डी का गंभीर संक्रमण और जोड़े में भारी मात्रा में मवाद जमा होने की पुष्टि हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत इमरजेंसी सर्जरी की। ऑपरेशन के दौरान कुल्हे के जोड़े से करीब 200 मिलीमीटर मवाद निकाला गया, जिसके बाद बच्चे को पीआईसीयू में भर्ती कर गहन निगरानी में रखा गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर भारत गोस्वामी, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन इन फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। थोड़ा पीछे सर। ये बच्चा 9 साल का मेरी ओपीडी में करीबन 2 महीने पहले आया था मेरे पास। तो ही वाज हैविंग सीवियर इन्फेक्शन इनसाइड द हिप। ही वाज नॉट एबल टू वॉक इवन, कंटिन्यूअस फीवर सिंस 8-10 days एंड इनएबिलिटी टू वॉक टोटली। जब मैंने पेशेंट को देखा तो मुझे लगा कि ठीक है, इन्फेक्शन तो है हिप में, बट ही वॉज लुकिंग हॉरिबल। थोड़ा सा डरा हुआ भी था और उसके जितने एलएफटी केएफटी वाज डिरेंज्ड। तो मुझे लगा इस बच्चे को दवाएं देने के अलावा एडमिशन की ज़रूरत है। सो आई एडवाइज फॉर द एडमिशन, काउंसिल द पेशेंट्स बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द पुअर फैमिली। तो फोर्टिस में इलाज का इतना वो लोग नहीं सोच के आए थे। तो मैंने उन्हें एडवाइस किया कि सर आप 1-2 दिन रखिए उनको, सो दैट हम लोग इसे देख पाएँ। अदरवाइज हो सकता है बच्चा आपका यहाँ से जाने के बाद कोलैप्स कर जाए। कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स और हेड ऑफ पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर। सो बच्चों में जैसे कि आपने पूछा कि ये इन्फेक्शन इतना खतरनाक कैसे, सो इस बच्चे को स्पेसिफिकली 1 से 1.5 महीने पहले एक हिस्ट्री थी कि इनका पैर फिसला था। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा दर्द रह रहा था और 8-10 दिन से तेज़ बुखार आना, चलने में दिक्कत होना, थोड़ा हिप जॉइंट पे स्वेलिंग होना स्टार्ट हुआ। सो जैसे कि डॉक्टर भरत ने समझाया कि बच्चों में इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये इन्फेक्शंस बहुत तेज़ी से ब्रू कर जाते हैं। कई बार हल्की सी चोट जो लगती है वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं और वो इन्फेक्शन जब एक बार अंदर घुस जाता है तो वो धीरे धीरे करके अपना वहाँ घर बना लेता है। पंकज और उसके पेरेंट्स हमारे साथ हैं, जिसका डॉक्टर्स ने काफ़ी सक्सेसफुली ऑपरेट किया है। अब ही इज़ डूइंग वेल। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या हुआ था आपके बच्चे को? सर इनको फीवर हुआ था, उससे पहले 4 अक्टूबर को इनकी पेन हुआ था। कुछ भी आराम नहीं हुआ। 103-104 पाउंड फीवर था। यहाँ से पहले कितने हॉस्पिटल्स में आपने दिखाया? 4 हॉस्पिटल। हाँ, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पर अच्छी देखभाल हुई, अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। आप यहाँ के ट्रीटमेंट से एकदम खुश हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको? वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है और गैंग के मुख्य आरोपी अक्षय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 अन्य आरोपी अभी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों में अक्षय, हर्ष, भव्यांश, आर्यन, हरेंद्र और सचिन शामिल है। सभी आरोपी ग्रेजुएट
MBA और पॉलिटेक्निक के छात्र हैं। पुलिस के मुताबिक ये साइबर ठग 150 से अधिक बैंक खातों में ठगी कर चुके हैं और करीब 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। आरोपियों पर महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और केरल में 100 से अधिक धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। एसपी देहात आदित्य बंसल ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया कि मुजफ्फरनगर की साइबर और फुगाना पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस अभियान से साइबर आरोपियों के खिलाफ सख्त संदेश दिया है कि डिजिटल ठगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ ये लोग जो है अपना अन्य तरीके से भी, जैसे मेक माई ट्रिप वाला फ्रॉड हो गया, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, इस तरीके से अन्य साइबर फ्रॉड भी करते हैं। इनके जब मोबाइल फोन हमने चेक किए तो इनके मोबाइल फोन में लगभग 100 खाते, लगभग 100 बैंक अकाउंट्स की हमें डिटेल मिली है। और जब 100 बैंक अकाउंट्स को जब पूरा चेक किया गया तो 100 बैंक अकाउंट्स में लगभग 80 साइबर कंप्लेंट्स, 100 से भी अधिक उसमें साइबर कंप्लेंट्स उसमें प्राप्त होती हैं। और उन 100 साइबर कंप्लेंट्स को जब स्टडी किया गया तो कोई महाराष्ट्र से, कोई तमिलनाडु से, कोई गुजरात से, कोई दिल्ली से, कोई यूपी से कहीं की कंप्लेंट थी। और टोटल जो साइबर फ्रॉड का पैसा इन 100 कंप्लेंट्स है वो 80 करोड़ रुपए से भी ऊपर का साइबर का फ्रॉड का पैसा है। और इनके खातों में पिछले 2 महीने में केवल 30 लाख रुपए से भी ऊपर की ट्रांजेक्शन इनके बैंक खातों में पाई गई है, केवल पिछले 2 महीनों में। तो इस तरीके से लोग पकड़े गए हैं। और इनके जब फोन हमारे चेक किए गए, इनसे पूछताछ की गई है तो और भी कई लोगों का नाम, क्षेत्र के जो और लोग हैं जो इस तरीके से साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, उनका भी नाम आया है। आने वाले दिनों में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और जिस प्रकार से इनके पास बरामदगी हुई है, साइबर फ्रॉड के केस को एकदम गंभीरता से लेते हुए इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट। वही मुजफ्फरनगर की सिटी कोतवाली में एक नशेड़ी ने चौकी प्रभारी संजीव पवार के साथ विवादित घटना को अंजाम दिया है। आरोपी ने अपने रौब के लिए कई बीजेपी नेताओं के साथ खिंचवाई गई फोटो का इस्तेमाल किया और अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों नशेड़ियों को हवालात में पहुंचाया और गंभीर अपराधों में मुकदमा दर्ज किया है। इसके हवाला आरोपियों को शांति भंग के मामले में चालान भी किया गया है। योगी सरकार के तहत ये स्पष्ट संदेश दिया गया था कि कोई गलत काम करता है तो उसे कानून की तहत कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। घटना ने दिखाया कि मुजफ्फरनगर पुलिस अपराधियों और नशेड़ियों पर सख्ती बरत रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में करीब 1 दर्जन स्कूलों को ईमेल के माध्यम से बम मिलने की धमकी से हड़कंप मच गया है। धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। किसी भी स्कूल में कोई आपत्तिजनक या विस्फोटक पदार्थ नहीं मिल पाया। नोएडा पुलिस की टीम ने अलग अलग स्कूलों में बारीकी से चेकिंग की। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर तैनात रही। धमकी ईमेल विशेष रूप से CBSE और UP बोर्ड परीक्षा के दौरान भेजी गई। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। पुलिस ने कहा कि सभी स्कूलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है और जांच जारी है ताकि किसी भी प्रकार की घटना को रोका जा सके। स्कूलों में ईमेल के माध्यम से बॉम्ब थ्रेट का एक मेल प्राप्त हुआ, जिस पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने तत्काल प्रतिक्रिया करके बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के माध्यम से, AS चेक टीम के माध्यम से, डॉग स्क्वाड के माध्यम से फिजिकल चेकिंग अधिकतर स्कूलों में सुनिश्चित की गई है। ये जो थ्रेट है ये मल्टीपल स्कूल्स में है। लगातार चेकिंग जारी है। अभी तक कहीं किसी भी स्कूल में कोई प्रतिकूल बात प्रकाश में नहीं आई है। लगातार सतर्कता बरती जा रही है और प्राइमा फेसी ये हुक्स कॉल की श्रेणी में दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको सतर्कता बरतते हुए पूर्ण गंभीरता के साथ जो ईमेल है इसका टेक्निकल इवैल्यूएशन कराया जा रहा है कि कहां से ये जनरेट हुआ। हमारी साइबर टीम उसमें लगा दी गई है और किसी को किसी भी प्रकार के पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है। सभी जगह कुशलता जो है दृष्टिगोचर हो रही है और लगातार हमारी फ्रिस्किंग चेकिंग स्कूल्स के अलावा जो और सेंसिटिव प्लेसेस है वहां पर जारी है। इस बात को ध्यान में रखा गया है कि किसी भी प्रकार की हमारी चेकिंग से जो बच्चे अगर कहीं किसी एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हों, चाहे वो CBSE बोर्ड के एग्जाम्स हों या UP बोर्ड के एग्जाम्स हों, उनकी परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो, इस बात को ध्यान में रखकर चेकिंग सुनिश्चित की है। वहीं गाजियाबाद में ट्रांस हिंडन जोन पुलिस ने मोबाइल चोरी और गुमशुदा फोन के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस कमिश्नरेट के साथ थानों और सर्विलांस की टीम की संयुक्त कार्रवाई में अलग अलग कंपनियों ने कुल 254 मोबाइल फोन बरामद किए। इनकी अनुमानित कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई जा रही है। सभी फोन उनके असली मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। ये कार्रवाई EFIR पोर्टल और विभिन्न अन्य थानों में दर्ज मोबाइल चोरी, स्नैचिंग और गुमशुदगी की शिकायत पर हुई है। पुलिस ने सर्विलांस और तकनीकी विश्लेषण की मदद से हरियाणा, बिहार और दिल्ली NCR सहित कई राज्यों से चोरी हुए फोन
रिकवर किए हैं। थाना बरामदगी में इंदिरापुरम से 50, कौशाम्बी से 60, खोड़ा से 32, साहिबाबाद से 21, लिंक रोड से 30, शालीमार गार्डन से 42 और टीला मोड़ से 19 मोबाइल फोन शामिल है। रिकवरी प्रतिशत के आधार पर शालीमार गार्डन 66 और टीला मोड़ 56 ने बेहतर प्रदर्शन किया है। गाजियाबाद पुलिस की इस सफलता ने मोबाइल चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगेगा और नागरिकों के खोए हुए फोन वापस मिलने से उनकी खुशी देखने लायक रही। जी हमारी जेब से चोर निकाल के भाग गया था। तो आज पुलिस ने मुझे ढूंढा, बड़ी खुशी। लगभग कितने 2 महीने में आपका फोन प्राप्त हुआ है? ये 2 महीने। गाजियाबाद पुलिस को क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा ढूंढ के दे दिया। फोन मेरी बेटी का है और उसने ये जुलाई में खरीदा था और 1 ही महीना चलाया। अगस्त में 11 अगस्त को ये खो गया था। हम 13 अगस्त को साहिबाबाद पुलिस स्टेशन गए थे, वहां पे हमने कंप्लेंट लिखाई थी और वहां पे हमने जब कंप्लेंट लिखवाई तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारी कंप्लेंट लिखने में। तो वहां पे उन्होंने बोला कि मिल जाएगा। मेरी बेटी बहुत अपसेट थी तो उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, मिल जाएगा। तो अब मिल ही जाते हैं फोन अधिकतर। तकरीबन कितने दिनों में आपका ये फोन प्राप्त हो गया आपको? सर ये अगस्त में 11 अगस्त को खोया था और ये आज मतलब अभी 3 दिन पहले मंडे को मैं गई थी वहाँ पुलिस चौकी, तो वहाँ मुझे बताया गया कि मिल गया है, अनलॉक किया गया था। मेरे को जी फोन आया था थाने से, तो यहाँ बुलाया, यहाँ फोन मिल गया मेरा। कब खोया था, किस तरीके से खोया था? फोन खोया था मेरा जी 1.5 साल पहले, मेरी जेब में से निकल के गिर गया। तब मैंने थाने में कंप्लेन कर दी। उसके बाद आज 1-2 बार फोन आए थे, फोन मिल गया है। पहले कह रहे जी हरिद्वार है, ट्रैक हो रहा तुम्हारा फोन, फिर हरिद्वार से कहीं और गया, इधर गया उधर गया। फिर हरिद्वार के बाद आज फोन आए सुबह सुबह, जी DGI साहब है वो आज फोन देंगे तुम्हें, तो आ जाओ। तो आ गए आज 3 बजे। बरामद किए गए हैं जिसकी लगभग कुल कीमत 75 लाख की है। इनको देश के अन्य राज्यों से ट्रेस करके इनको बरामद किया गया है और इन्हीं के आधार पे आगे की कार्रवाई चल रही है। तो किस तरीके से ये फोन देख और जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए अगर फोन उनका गिर जाए या चोरी हो जाए, जिससे रिकवरी की आशा बनी रहे? देखिए ये जो फोन्स है, ये जो CR पोर्टल है, जब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, तो आपको इस पे रजिस्टर करना चाहिए। तुरंत ही इसकी सूचना लोकल थाने में देके जी हमारी जेब। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।